नमस्कार स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने 2-3 अपनी मुलाकात नहीं हो पाई, कोई घरेलू कार्य होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया। आज अपने देखो वापस स्टार्ट करते हैं अपने इतिहास से संबंधित टॉपिक। देखो अपने इतिहास में सेकंड चैप्टर चल रहा था और वो था अपने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। इस चैप्टर में अपने गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य ये दोनों अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने एक नए वंश की बात करेंगे, एक नए वंश के ऊपर चर्चा करते हैं जो इस चैप्टर का देखे या अपने एक प्रकार से इतिहास का देखे तो एक काफी डिफिकल्ट, एक कठिन टॉपिक माना है और वह है आपके चोल वंश। कौन से वंश की चर्चा करेंगे? चोल वंश की आज अपने चर्चा करेंगे, जो एक प्रकार से आपका इस चैप्टर का अगर माने तो सबसे टफ टॉपिक, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो है वो यही है, क्योंकि इसमें कुछ उपाधियां, कई नाम वगैरह ऐसे आएंगे जो आसानी से याद नहीं होते। इनको आपको रटना पड़ेगा, 2 से 3 बार आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तब जाके ये आपको क्लियर होंगे। हालांकि अपनी ये कोशिश रहेगी कि आपको एक ही वीडियो में अच्छी तरह से इनको समझा दिया जाए। तो चर्चा करते हैं अपने चोल वंश की। देखो चोल वंश की बात करें अपने, तो चोल वंश जो था, इस चोल वंश में अपने देखो जब संगम काल चल रहा था, उस संगम काल के समय 3 वंश हुए थे, जिनमें से एक वंश तो था अपने चेर वंश, दूसरा वंश था अपने चोल वंश और तीसरा वंश जो था वो अपने था पांड्य वंश। ये 3 वंश थे अपने संगम काल में और ये तीनों ही वंश जो है वो कहाँ थे? अपने दक्षिण भारत में थे। तो अपने बुक में जो अपने को दिया हुआ है वो क्या है? अपने चोल वंश दिया हुआ है। देखो चोल वंश की अपने चर्चा करते हैं। यह वंश जो था वो कहाँ पर था? अपने दक्षिण भारत में, जो आपके तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु में स्थित था यह वंश। कौन सी नदियों के किनारे? 2 नदियां थी, एक का नाम था पेनार और दूसरी नदी का नाम था बेलारू। इन दोनों नदियों के मध्य स्थित था आपके कौन सा वंश? चोल वंश। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि चोल वंश की सर्वप्रथम जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो देखो सबसे पहले प्राप्त होती है हमें कात्यायन जो था, इस कात्यायन की एक रचना है जिसका नाम है वार्तिक। इससे हमें सर्वप्रथम चोल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में आपके अपने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, इससे भी हमें चोल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अपने महाभारत है या फिर संगम काल में जो रचनाएं लिखी गई, उन संगम कालीन रचनाओं से भी हमें चोल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं चोल वंश की राजधानियों की। देखो चोल वंश जो है, इसकी प्रथम राजधानी जो थी वो थी अपने उत्तरी मनलूर। यह इनकी पहली राजधानी थी। बाद में राजधानी बन गई थी उरेयूर। किसके समय बनी थी, क्या बनी थी, वो चर्चा अपने बाद में कर लेंगे। या अगर आपको बता दें, इलन जेती चेती जो था, इलन जेती चेनी, इसके समय ये राजधानी बनी थी। और इसके बाद में राजधानी बन गई थी चोल वंश की, वो थी तंजावुर। ये 3 राजधानियां थी, इन्हीं क्रम से ये थी। कई बार ये राजधानियां पूछी जाती है, पहली राजधानी कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, या कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है। इनमें से वह कौन सी राजधानी है जो सूती वस्त्र और कपास के लिए प्रसिद्ध थी? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है अपने। तो उरेयूर जो है वो सूती वस्त्र और कपास के लिए क्या थी? फेमस थी। यहां तक हो गई अपनी बात। अब बात करते हैं चोल वंश के शासकों की। देखो चोल वंश के शासकों की अपने बात करें तो चोल वंश का जो पहला शासक है वह था अपने एलारा। यह पहला शासक था, लेकिन अपनी जो बुक है, इस बुक में यह दिया हुआ है कि चोल वंश का जो पहला शासक था वह था इलन जेती चेनी। ये बताया हुआ है।
रियल की यह है कि पहला शासक जो था वो एलारा था, जो अपने दूसरी शताब्दी में हुआ था। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो बुक में अपने 12वीं के अकॉर्डिंग कौन दिया हुआ है, इल्लनजेती चेनी या इल्लनजेत चेनी, जो करिकाल का पिता था। करिकाल इस चोल वंश का सबसे महान, सबसे वीर, सबसे पराक्रमी, सबसे प्रतापी शासक था। तो देखो एक चीज और बता दें, अपने जो चोल राजवंश था इसका प्रतीक चिन्ह जो है, कई बार ये भी पूछा हुआ है कि चोलों का प्रतीक चिन्ह, या क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसा भी दे सकते हैं कि प्रशासकीय चिन्ह क्या था। तो चोलों का प्रतीक चिन्ह या प्रशासकीय चिन्ह था वो क्या था, बाघ था। बाघ इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो देखो पहला शासक अपने पूछे तो अपने बुक के अकॉर्डिंग आपको मान के चलना है, वह है इल्लनजेत चेनी। इसी ने अपनी राजधानी जो है वो उत्तरी मंगलूर से कहां पर स्थापित कर दी, उरेर में स्थापित कर दी। और इसका काल जो है वो सुंदर रथों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मतलब इसके काल में सुंदर रथों का निर्माण किया जाता था। और इसकी हत्या जो है वो बाद में किसने कर दी, चेरों ने इसकी हत्या कर दी। जो चेर शासक थे उन चेर शासकों ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में इसका पुत्र था करिकाल, उसको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। लेकिन करिकाल जो है वो क्या हो गया, चेरों से स्वतंत्र हो गया और शासक बन गया। अब बात करते हैं अपने तीसरे शासक की या दूसरे शासक की, करिकाल की। देखो काफी मोस्ट टॉपिक है अपने करिकाल। देखो चोल वंश जो है इसमें सबसे मेन चीज आपको इनकी उपाधियां है, इनकी राजधानियां है, ये मेन चीज है। अब अपने जो मेन शासक आएंगे उनके उपाधियों के नाम कुछ इस प्रकार के आएंगे कि उनको याद करने में थोड़ी सी अपने कठिनाई होगी। लेकिन हालांकि अगर 2 या 3 बार आप इस वीडियो को देखोगे आराम से तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो अपने बात की, पहला शासक हो गया इल्लनजेत चेनी। इसकी चेरों ने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में इसका पुत्र था करिकाल, इसको बंदी बना लिया। लेकिन करिकाल उसे स्वतंत्र होकर आ गया और चोल वंश का यह क्या बन गया, शासक बन गया। देखो करिकाल की बात करते हैं। करिकाल इस वंश का सबसे वीर, सबसे प्रतापी, सबसे पराक्रमी शासक था, जिसने कैसी नीति अपनाई, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। मतलब अपने साम्राज्य का क्या किया, इसने विस्तार किया। देखो एक चेर वंश का शासक था, इसी के समय चेर वंश भी था। इसके समय जो चेर वंश का शासक था वो था सेन गुट्टुवन, जिसे इतिहास में अपने लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के समकालीन था कौन, करिकाल। क्वेश्चन पूछते कि चोल वंश के शासक करिकाल के समय चेर वंश का शासक कौन था, सेन गुट्टुवन। ये ध्यान रखना, ये इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। करिकाल जो था वह संगीत का ज्ञाता था। एक प्रकार से कह दे कि इसकी संगीत में काफी ज्यादा इसकी रुचि थी। चेरों ने इसके पिता इल्लनजेत चेनी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी और करिकाल को गिरफ्तार कर लिया था। करिकाल वहां से भाग निकला और भागकर इसने जो कावेरी नदी है उस कावेरी नदी पर पुहार, या जिसे अपने वर्तमान में क्या कहते हैं, कावेरी पत्तनम, पुहार या कावेरी पत्तनम की इसने क्या की, स्थापना की। किसने, करिकाल ने। कौन सी नदी पे, कावेरी नदी पे। और इसी कावेरी पत्तनम को अपने इतिहास में खबेरिस के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है अपने एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे कॉलेज एग्जाम में हो, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो लाइन टू लाइन में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो करिकाल था, उसने कावेरी नदी के ऊपर पुहार या कावेरी पत्तनम की स्थापना की, जिसे अपने इतिहास में खबेरिस के नाम से जाना जाता है। इसी कावेरी नदी पर इसने 160 किलोमीटर लंबा एक क्या बनवाया था, सिंचाई के लिए बांध का निर्माण भी करवाया था। इस करिकाल की उपलब्धियों की जानकारी जो है वो हमें
पत्तु पातु, ध्यान से रखना है इसका नाम, पत्तु पातु नामक रचना से मिलता है। मतलब करिकाल की जो सफलताएं हैं, जो विजय है, उनकी जानकारी हमें किस रचना से मिलती है? पत्तु पातु। देखो इसी प्रकार के नाम आएंगे, ये अपने को याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके द्वारा लड़े गए दो प्रसिद्ध युद्धों की। इसने दो युद्ध लड़े थे अपने। पहला युद्ध जो आता है उसको बोलते हैं अपने वेणी का युद्ध। करिकाल ने जो पहला युद्ध लड़ा था वह कौन सा युद्ध था? वेणी का युद्ध था। इस युद्ध में इसने चेर वंश के और पांड्य वंश के संयुक्त रूप से कितने राजाओं को हराया था? 11 राजाओं को इसने हराया था। कौन से युद्ध में? वेणी के युद्ध में। अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन 11 राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था? तो वह था अपने बेलिर। वेणी के युद्ध में कितने राजाओं को हराया? 11 राजाओं को। दूसरा युद्ध है इसका, उसको बोलते हैं अपने बहेपर नंदलई। इस युद्ध में इसने कितने शासकों को हराया था? 9 शासकों को इस युद्ध में इसने पराजित किया था। तो ये था अपने करिकाल। और एक किस्म और बता दूं, इस करिकाल को ही अपने इतिहास में जले हुए पैरों वाला शासक भी इसे अपने कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने, ये तो हो गए संगम काल के शासक। मतलब संगम काल में चोल वंश के कौन से शासक थे। फिर अपने आगे चलते हैं, इनके बाद में कौन कौन से शासक हुए। तो देखो पहला शासक हो गया अपने इलनजेत चेनी और दूसरा हो गया अपने करिकाल। करिकाल के बाद में चोल वंश जो है वो एक प्रकार से थोड़ा कमजोर पड़ गया। फिर जो शासक हुए 2-3 शासक वो काफी कमजोर शासक हुए। उनमें पहला शासक आता है आपके विजयालय। यह 9वीं शताब्दी में था। अपने 850 से लेकर लगभग 871 ईस्वी तक इसने शासन किया था। देखो इन सनों को आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये कभी नहीं पूछते कि मेन जो शासक है उसी की सन याद रखो। बाकी ये छोटे मोटे जो शासक है इनकी सन अपने एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब इस विजयालय की देखो खास बात क्या है। पहली बात तो ये कि यह स्वतंत्र शासक नहीं था। स्वतंत्र शासक नहीं था, इसके मतलब ये किसी का अधीन था, किसी का अंडर में काम कर रहा था। तो किसके अधीन था यह पल्लव शासकों के अधीन था। पल्लवों के अधीन रहकर इसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी प्रमुख एक क्वेश्चन इसका पूछाता है, वह पूछाता है इसकी प्रमुख उपाधि। इसने देखो इतिहास में अपने नरकेसरी के नाम से इसे जाना जाता है। अर्थात इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी की उपाधि धारण की। अब जितने भी शासक आएंगे ना उन सभी की एक दो उपाधियां आएगी। वो उपाधियां आपको हर हाल में याद रखनी है। पहला शासक कौन था? इलंजे चेनी। दूसरा कौन है? करिकाल। करिकाल आपको पूरा पढ़ना है। कावेरी पत्तनम मोस्ट क्वेश्चन है। पत्तु पातु मोस्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा 2 युद्ध वेणी और वह पर नंदलई के युद्ध, इतना याद रखना है करिकाल में। विजयालय में आपको कुछ याद रखना है, ओनली एक ही उपाधि, नर केसरी। इतना हो गया। इस विजयालय के बाद में जो चेर वंश का शासक, चोल वंश का जो शासक बना था वो बना था अपने आदित्य फर्तम। देखो आदित्य फर्तम जो है वो 871 ईस्वी में शासक बना था। 871 से लेकर लगभग 907 ईस्वी तक आदित्य फर्तम ने क्या किया था? शासन किया था। इसके काल की प्रमुख घटना है कि इसने पल्लव शासक जो थे इन पल्लवों को क्या किया? इसने पराजित कर दिया, पल्लवों को हराया। और पल्लवों को हराने के बाद में इसने एक उपाधि ली थी जिसे अपने इतिहास में कोदंड राम के नाम से जाना जाता है। इसकी उपाधि कौन सी है? नरकेसरी। आदित्य फर्तम की कौन सी है? कोदंड राम। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि पल्लवों में किस शासक को हराया था? तो पल्लव शासक का नाम था अपराजित। इस अपराजित को आदित्य फर्तम ने क्या किया था? पराजित किया था। इतनी बात हो गई। बाकी
नेक्स्ट चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद में अपना शासक आएगा परांतक प्रथम, सबसे मेन शासक आएगा अपने राजेंद्र प्रथम, चोल वंश के अपने शासकों में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।